आज आपको क्लास 12th की मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, जिसमें हम लोग सारणिक पार्ट 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों आइए जरा समझते हैं कि पार्ट 4 में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो उप सारणिक बच्चों पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उप सारणिक, इसको हम लोग बोलते हैं माइनर। क्लियर है बच्चों? क्या बोलेंगे? उप सारणिक। क्या बोलेंगे? क्या बच्चों? माइनर। अब जरा ध्यान समझते हैं। इसको पढ़ने से पहले बच्चों एक छोटे से टर्म्स को हम लोग पढ़ लेते हैं कि उप आव्यूह क्या होता है, यानी सब मैट्रिक्स क्या होता है। क्लियर है बच्चों? उप आव्यूह या सब मैट्रिक्स क्या होता है, जरा ध्यान दें बच्चों। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, जरा ध्यान दें, इसमें हमने एग्जांपल के थ्रू समझाने का प्रयास किया है। जरा ध्यान दें बच्चों कि ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसका आर्डर कितना है बच्चों? इसका आर्डर 3x3 है। क्लियर है ना? इसका आर्डर कितना है बच्चों? 3x3। अब जरा ध्यान से समझिएगा कि 3x3 है, तो अगर हमको इस मैट्रिक्स के सब मैट्रिक्स चाहिए, सब मैट्रिक्स का मतलब उप आव्यूह अगर चाहिए, तो उस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा बच्चों? इस आव्यूह के, क्लियर है ना, इस आव्यूह के कुछ रो और कुछ कॉलम को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। क्लियर है ना? कुछ रो और कुछ कॉलम को एलिमिनेट करने पर जो आव्यूह बचेगा, क्लियर है ना बच्चों, जो हमारे पास एलिमेंट बचेगा उसको हम लोग अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दे तो वो क्या कहलाएगा? इस दिए गए मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स यानी उप आव्यूह कहलाएगा। क्लियर है? जैसे ध्यान दें कि अगर हमको इस वाले मैट्रिक्स का, देखिए ये जो मैट्रिक्स है वो इस वाले मैट्रिक्स का क्या है? उप आव्यूह। कहने का मतलब है कुछ रो और कुछ कॉलम को एलिमिनेट हमने कर दिया है। क्लियर है ना? कुछ रो और कुछ कॉलम को हमने क्या कर दिया बच्चों? एलिमिनेट कर दिया है। तो उस सिचुएशन में ये जो मैट्रिक्स बना है वो क्या कहलाएगा? इस दिए गए मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा? सब मैट्रिक्स। देखिए इधर कुछ रो हमने एलिमेंट कर दिया, कुछ कॉलम एलिमेंट कर दिया, तो क्या बना? ये वाला मैट्रिक्स। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें सेकंड वाला जरा ध्यान देते हैं, इसमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट कर दिया है। क्लियर है ना? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा दीजिए, तो जो हमारे पास एलिमेंट बचेंगे उनको अगर हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दें तो उस सिचुएशन में हम कहेंगे कि ये वाला जो मैट्रिक्स होगा इस वाले मैट्रिक्स का उप आव्यूह कहलाएगा। क्लियर है बच्चों? सिमिलरली इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया है कि फर्स्ट रो को एलिमिनेट कर दिया यानी हटा दिया है, तो जो हमारे पास एलिमेंट बचे उनको हम लोग किस में लिख दिए बच्चों? मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिए। तो इस वाले मैट्रिक्स का ये क्या कहलाएगा? उप आव्यूह कहलाएगा। क्लियर है ना? यानी कहने का मतलब सब मैट्रिक्स कहलाएगा। सिमिलरली इस तरीके से आप ये भी देख सकते हैं, इसमें हमने क्या किया? फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हमने क्या कर दिया था? एलिमिनेट कर दिया। तो ये जो एलिमेंट बचे उनको अगर हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखे बच्चों, तो उस सिचुएशन में ये जो होगा इसका सब मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? सब मैट्रिक्स कहलाएगा। तो सब मैट्रिक्स समझ में आ गया। आइए देखते हैं कि सब मैट्रिक्स का बच्चों इसमें यूज है, इसलिए हमने सब मैट्रिक्स के बारे में बता दिया। क्लियर है ना? अब जरा ध्यान देते हैं। देखिए इसमें उप सारणिक का ये हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। क्या है? कहा जा रहा है किसी वर्ग आव्यूह के किसी अवयव से होकर जाने वाली। कहने का मतलब ये है कि कोई सा भी अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके पर्टिकुलर एलिमेंट का कोफैक्ट क्या निकालते हैं हम लोग बच्चों? माइनर निकालते हैं। पर्टिकुलर एलिमेंट का हम लोग क्या निकालेंगे? माइनर निकालेंगे। तो कहा जा रहा है कि किसी वर्ग आव्यूह के किसी अवयव से होकर जाने वाली, किसी भी एलिमेंट से होकर जाने वाली पंक्ति एवं स्तंभ को छोड़ने पर, पंक्ति या स्तंभ को छोड़ने पर उप आव्यूह का सारणिक, उप आव्यूह का हम लोग बच्चों का डिटर्मिनेंट ले लें तो उस अवयव का उप सारणिक कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, क्लियर है ना, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, तो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का अगर हमको क्या चाहिए बच्चों? माइनर चाहिए, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? उस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करने के बाद जो हमारे पास उप आव्यूह बचेगा उस उप आव्यूह का हम लोग क्या ले लेंगे बच्चों? डिटर्मिनेंट ले लेंगे, यानी सारणिक ले लेंगे। तो उस अवयव का क्या कहलाएगा? उप सारणिक कहलाएगा। क्लियर है बच्चों? उस अवयव का क्या कहलाएगा? उप सारणिक कहलाएगा। क्लियर ना? आइए जरा ध्यान दे, इसका दूसरा डिफिनेशन क्या है, जरा ध्यान दे बच्चों। कहा जा रहा है किसी वर्ग आव्यूह ए, कोई हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्लियर है ना, ए के आई कामा जेवे अवयव। कहने का मतलब कोई पर्टिकुलर एलिमेंट होगा, या इन जनरल की बात हम लोग कर रहे हैं। जरा ध्यान दे कि इसमें एलिमेंट का बिहेवियर ए आई जे का उप सारणिक, कहने का मतलब अगर हम माइनर की बात करें किसके? इस एलिमेंट के, तो उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे बच्चों? एम आई जे। यानी कहने का मतलब एम का मतलब माइनर, माइनर में बच्चों पहला लेटर क्या है? एम, तो इसलिए हम लोग लिख रहे हैं एम आई जे। क्लियर है ना? तो ये इस एलिमेंट के माइनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। या ध्यान देते आगे, उस वर्ग उप आव्यूह का सारणिक होता है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि इस वाले एलिमेंट का अगर हमको उप सारणिक चाहिए तो उसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करने के बाद जो भी एलिमेंट बचेंगे उनको हम लोग क्या किसमें लिखेंगे? किसमें लिखेंगे बच्चों? तो आव्यूह में लिख देंगे, तो वो हमारा उप आव्यूह हो जाएगा। उसका सारणिक जो होता है, क्लियर है ना,
एक ही आईवी पंक्ति एवं जेवें स्तंभ को छोड़ने पर प्राप्त होता है। क्लियर है ना। ओवरऑल कहने का मतलब जो हमने ऊपर वाले डिफिनेशन में बताया है बच्चों, इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म्स का यूज करके एक्सप्लेन किया गया है। क्लियर है ना। आइए जरा समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से बच्चों, तो एग्जाम्पल से काफी अच्छा समझ में आ जाएगा। जरा ध्यान दे बच्चों, क्या पूछा गया है, कहा गया है कि ये हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स है, क्लियर है, इसका आर्डर बच्चों कितना है, इसका आर्डर 3x3 है। आर्डर कितना है बच्चों, 3x3। तो आपसे पूछा गया है कि M11 का मतलब, जरा ध्यान से समझे बच्चों, इसको पढ़ते हैं क्या, M11 क्या पढ़ेंगे इसको, M11। अब जरा ध्यान दीजिएगा, M11 का मतलब क्या है कि फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का आपको माइनर बताना है। क्लियर है ना। फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का माइनर, यानी कहने का मतलब इस पर्टिकुलर जो 2 है, इस 2 का माइनर बताना है बच्चों। क्लियर है ना। तो 2 का माइनर बताने के लिए हमने क्या बताया था कि इसके करेस्पॉन्डिंग ये वाला रो और ये वाला कॉलम एलिमिनेट कर देंगे। क्लियर है बच्चों। तो बचा जो हमारे पास मैट्रिक्स होगा उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। तो एक्चुअली बचा कितना है, तो 2। क्लियर है बच्चों, यहां से 2 मिला और ये हो गया 2, ये 3 या फिर से क्या 1, इसको डिटर्मिनेंट में लिख लीजिए। क्लियर है ना। कहने का मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का अगर हमको माइनर निकालना है तो उसके करस्पॉन्डिंग वो वाला रो जहां पे वो एलिमेंट है और वही वाला क्या है कॉलम हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, एलिमिनेट कर देंगे। जो हमारे पास एलिमेंट बचेंगे उनको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेंगे। क्लियर है ना। और उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो डाटा आएगा वही हम लोग का क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है ना। अब इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिया तो 2 और माइनस कितना बच्चों 6, सॉल्व किया तो कितना हो गया -4। क्लियर है ना। सॉल्व किया तो -4। सिमिलरली इस तरीके से इसको भी देखिए, M12 पूछा गया, यानी इस पर्टिकुलर 4 वाले एलिमेंट का हमसे माइनर पूछा गया, यानी कहने का मतलब उप सारणिक क्या होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग रो, क्लियर है ना, इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला रो और ये वाला कॉलम एलिमिनेट किया तो कितना मिलेगा 8 4। क्लियर है बच्चों। 3 और फिर से कितना 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिया तो 8 और ये हो गया कितना -12। तो आंसर बोलिए बच्चों कितना आ गया, 4। क्लियर है ना। आंसर कितना आ गया, सॉरी -4 होगा आंसर, कितना -4। क्लियर है। अब जरा ध्यान दीजिए, इस तरीके से अगर हमसे M21 पूछा है, यानी कहने का मतलब ये है कि सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट का अगर हमसे माइनर पूछा गया है तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, ये 8 का हमसे माइनर पूछा गया है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला रो और ये वाला कॉलम एलिमिनेट कर दिया तो बचा कितना बच्चों, जरा ध्यान दे, ये वाला कॉलम और ये वाला रो एलिमिनेट किया तो मिला 4 6 2 और फिर से कितना बच्चों 1। क्लियर है ना। 4 6 फिर कितना 2 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए तो कितना आ जाएगा 4 -12। क्लियर है ना। 4 -12 तो सॉल्व किया तो माइनस कितना बच्चों 8। क्लियर है ना। 4 -12 इज इक्वल टू -8। क्लियर। सिमिलरली इस तरीके से यहां से M22 के लिए, यानी इस वाले एलिमेंट की बात अगर हम करें, इसका हमको चाहिए माइनर तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या करना पड़ेगा, इसका रो, इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला रो और ये वाला कॉलम एलिमिनेट किया तो क्या मिला 2 4 और इधर से बच्चों कितना 6 और 1। क्लियर है ना। 2 4 6 1। क्लियर। अब इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो सिंप्लीफाई करा तो 2 और -6 4 जा कितना होता है बच्चों 20। क्लियर है ना। अब इनको सिंप्लीफाई कर लिया तो कितना मिला -22। क्लियर है ना, -22। तो आप इस तरीके से किसी भी एलिमेंट, यानी कि कोई सा भी अगर हमारे पास मैट्रिक्स दिया है बच्चों, तो अगर उसके किसी भी एलिमेंट का आपसे माइनर पूछा जाए, क्लियर है ना, तो उस सिचुएशन में आप इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। क्लियर है ना। आइए एक और देख लेते हैं। इसमें अगर मान लीजिए हमसे ये पूछ दिया गया कि M31 कितना होगा, M31। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछा गया है कि इस वाले मैट्रिक्स के, क्लियर है ना, इस वाले मैट्रिक्स के थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट का हमको माइनर बताइए। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला रो और ये वाला कॉलम एलिमिनेट हो जाए तो बचा कितना बच्चों 4 2 6 और फिर से क्या 3। क्लियर है ना। अब इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 12 -12, आंसर कितना बच्चों 0। क्लियर है ना। आंसर कितना 0। इसी तरीके से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। क्लियर है ना। तो इस तरीके से हम लोग माइनर को कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है ना। एक बार बच्चों फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि माइनर एक्चुअली होता क्या है। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमको माइनर चाहिए, क्लियर है ना, तो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का, मैट्रिक्स किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का हम लोग माइनर कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है ना। तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, हमको माइनर अगर कैलकुलेट करना है तो उस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम को एलिमिनेट करने के बाद जो भी हमारे पास मैट्रिक्स में एलिमेंट बचेंगे उस एलिमेंट को अगर हम लोग उस एलिमेंट का हम लोग डिटरमिनेंट ले लें। क्लियर है ना। एक्चुअली वो होगा क्या, तो उपाव्य होगा। उपाव्य का अगर हम लोग डिटरमिनेंट ले लें बच्चों तो उस सिचुएशन में जो डाटा आएगा, क्लियर है ना, जो डाटा आएगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या आ जाएगा,
माइनर आ जाएगा। क्लियर है ना, इसका ध्यान रखेंगे। आइए बच्चों लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है सहगुणनखंड यानी कोफैक्टर क्या होता है। क्लियर है ना, इसको सहखंड भी बोलते हैं बच्चों। आइए जरा समझते हैं सहखंड क्या होता है, जरा ध्यान देंगे। किसी वर्ग आव्यूह ए के आई कामा जे में यानी ए आई जे का अगर सहगुणनखंड चाहिए, यानी कहने का मतलब यह है कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है बच्चों, अगर उसके ईच एंड एवरी एलिमेंट का अगर हमको क्या चाहिए, कोफैक्टर चाहिए, तो उस सिचुएशन में हम इन जनरल पढ़ रहे हैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट ए आई जे का अगर हमको कोफैक्टर चाहिए, तो उस सिचुएशन में हमको कैसे दिखाएंगे बच्चों, सी आई जे से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है ना, सी आई जे से। सी का मतलब कोफैक्टर का फर्स्ट लेटर है, तो सी आई जे कहने का मतलब यह है कि आई कामा जे में, ठीक है ना, आई कामा जे में अवयव का हम लोग कोफैक्टर यानी सहखंड निकाल रहे हैं, सहखंड। क्लियर है ना, इनको निकालने का बच्चों प्रोसीजर क्या है, तो -1 के पावर आई प्लस जे। क्लियर है ना, आई का मतलब नंबर ऑफ रो और ये जे का मतलब नंबर ऑफ कॉलम, तो -1 के पावर नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम इंटू एम आई जे से तो हम लोग परिचित है बच्चों, कहाँ पढ़ा था हमने, ये एक्चुअली है क्या, तो ये हमारे पास माइनर है। क्लियर है ना, उपसारणी किस एलिमेंट का, तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट ए आई जे का क्या है, वो माइनर है। क्लियर है ना, क्या है, माइनर। आइए समझते हैं, कहा क्या गया कि जहां एम आई जे अवयव ए आई जे का क्या है बच्चों, उपसारणिक है। क्या है, उपसारणिक है। आइए जरा समझते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हम लोग किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर है ना बच्चों, कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। आइए जरा देखते हैं, इसमें फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट C11 का मतलब, जरा ध्यान दे बच्चों, यहाँ पे C11 का मतलब क्या है, C11 का मतलब यह है कि फर्स्ट इस दिए गए मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट का हमको क्या निकालना है बच्चों, कोफैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, कोफैक्टर। तो फार्मूला क्या था बच्चों, फार्मूला क्या था, -1 के पावर आई प्लस जे, तो आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1, तो 1 1 बच्चों कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जरा ध्यान दें, उसके बाद क्या करना था, माइनर निकालना था। तो इस एलिमेंट का अगर हमको माइनर चाहिए, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला रो और ये वाला कॉलम एलिमिनेट करने के बाद डिटर्मिनेंट में डाटा लिखेंगे। किसमें लिखेंगे बच्चों, डिटर्मिनेंट में। तो क्या लिखेंगे, A22 A23 अगेन A32 और फिर से क्या, A33। क्लियर है ना, बाकी इनको हम सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है ना, अब इनको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है, जरा ध्यान दे बच्चों, इनको सॉल्व करते हैं तो -1 के पावर, जरा ध्यान दे, -1 के पावर 2 है। क्लियर है ना, -1 के पावर 2 कहने का मतलब ये है बच्चों, जरा ध्यान दे कि -1 के पावर अगर हमारे पास इवन हो, क्लियर है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आती थी, +1, और -1 के पावर अगर हमारे पास ऑड हो, तो इसकी वैल्यू कितनी आती थी बच्चों, -1। क्लियर है ना, इसका ध्यान रखेंगे तो इजिली बना पाएंगे। ये -1 के पावर 2 इसका मतलब इवन है, इवन है तो ये तो पॉजिटिव देगा, बाकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए तो क्या हो जाएगा, A22 इंटू A33 -A23 इंटू A32। क्लियर है ना, तो ये जो डाटा आया वो डाटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, तो फर्स्ट एलिमेंट के कोफैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है ना, कोफैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली इस तरीके से इनका अगर हमको मान लीजिए कोफैक्टर निकालना है, किसका, फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट का, तो फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट का अगर हमको कोफैक्टर निकालना है तो -1 के पावर 1 + 2 कर दीजिएगा बच्चों, 1 + 2, आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू कितनी है, 2 है। और बाकी हम लोग क्या करेंगे, इनके करस्पॉन्डिंग ये वाला कॉलम और ये वाला रो एलिमिनेट कर देंगे, तो फिर बाकी जो बचा उसको डिटर्मिनेंट में लिख देंगे, A23 और फिर से क्या बच्चों, A31 और A33। क्लियर है बच्चों, इनके करस्पॉन्डिंग ये वाला रो और ये वाला कॉलम एलिमिनेट कर दिया, तो ये सारे एलिमेंट को हम लोग किसमें लिख देंगे बच्चों, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख देंगे। क्लियर है ना, इस तरीके से इसका डाटा कैलकुलेट कर लेंगे। इनको जरा देखते हैं, तो हमसे पूछा गया कि फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट का हमको क्या निकालना है बच्चों, कोफैक्टर, तो -1 के पावर 1 + कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। बाकी डिटर्मिनेंट में इनके करस्पॉन्डिंग ये वाला कॉलम और ये वाला रो एलिमिनेट कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, A21 A31 फिर से क्या, A22 और फिर A32। क्लियर है बच्चों, बाकी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लेंगे। सिमिलरली आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए जरा देखते हैं सेकंड वाले को, अगर इनका कोफैक्टर निकालना हो तो क्या करेंगे, -1 के पावर, अब की बात देखिए सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो ये लिखेंगे 2 + कितना 1, इनके करस्पॉन्डिंग ये वाला रो और ये वाला कॉलम एलिमिनेट हो गया, तो क्या बचा डिटरमिनेंट बच्चों, A12। क्लियर है ना, देखिए ये वाला रो और ये वाला कॉलम एलिमिनेट हो गया। क्लियर है, तो क्या बचा, A12 फिर A32 A13 और A33। क्लियर है बच्चों, ये बचेगा।
क्लियर। सिमिलरली आगे बढ़ जाते हैं तो -1 के पावर अगर 2 + 2 कर दिया जाए, नंबर ऑफ रो 2, नंबर ऑफ कॉलम कितना 2, इसके करस्पॉन्डिंग जरा ध्यान दें कि ये वाली वैल्यू कितनी होगी, ये वाली वैल्यू जरा ध्यान दें तो इनके करस्पॉन्डिंग ये वाला हम लोग का क्या कॉलम और ये वाला रो एलिमिनेट, तो क्या मिला बच्चों A11 A31 A13 और फिर से क्या बच्चों A33। क्लियर है ना, A33 इनका ध्यान रखेंगे। सिमिलरली इस तरीके से -1 के पावर यहाँ भी हो जाएगा 2 + 3। क्लियर है ना, सेकेंड रो के थर्ड एलिमेंट के लिए, सेकेंड रो के थर्ड एलिमेंट के लिए। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये वाला कॉलम और ये वाला रो बच्चों एलिमिनेट हो गया तो कितना मिलेगा A11 A31 A21 सॉरी A12 A12 और फिर से क्या बच्चों A32। क्लियर है ना, इनके करस्पॉन्डिंग ये वाला कॉलम और ये वाला रो एलिमिनेट करा तो ये सारे एलिमेंट बचेंगे, उनको हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख देंगे। क्लियर है ना। सिमिलरली इस तरीके से लास्ट वाला देख लीजिए कि अगर थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं तो -1 के पावर कितना बच्चों 3 + 1 और डिटर्मिनेंट में जरा ध्यान दें इनके करस्पॉन्डिंग ये वाला रो और ये वाला कॉलम एलिमिनेट हो गया बच्चों, तो क्या मिला A12 A13 A22 और A23। क्लियर है ना। सिमिलरली इस तरीके से यहाँ भी देख सकते हैं -1 के पावर कितना हो जाएगा बच्चों 3 + 2। क्लियर है ना, 3 + 2 बहुत ही आसान है बच्चों, थोड़ा सा कंसंट्रेशन बस बना के करिए, कहीं मिस्टेक नहीं हुआ। क्लियर है ना। फिर इनके करस्पॉन्डिंग जरा ध्यान दें कि रो और कॉलम को एलिमिनेट करना है तो ये हमको क्या निकलना है थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट, तो ये वाला हम लोग रो और ये वाला कॉलम एलिमिनेट करा तो कितना बचा A11 A21 फिर से कितना बच्चों A13 और A23। क्लियर है ना। और लास्ट देख लेते हैं बच्चों -1 के पावर 3 + 3। क्लियर है ना, इनके करस्पॉन्डिंग क्या होगा ये वाला कॉलम और ये वाला रो क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाला कॉलम ये वाला रो एलिमिनेट हो जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों A11 A21 A12 A22। क्लियर है ना। बाकी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग जनरली क्या करते हैं किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट का क्या निकालते हैं बच्चों कोफैक्टर निकालते हैं। क्लियर है ना। आइए बच्चों कोफैक्टर और माइनर को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आइए जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए बच्चों क्या कहा गया है, कोई एग्जाम्पल है, कहा जा रहा है कि यदि ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है बच्चों, क्लियर ना, तो आव्यूह के प्रत्येक अवयव का हमको माइनर निकालना है और कोफैक्टर, यानी कहने का मतलब उपसारणिक एवं सहगुणनखंड कैसे फाइंड करते हैं किसी भी मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट का। क्लियर है बच्चों। ध्यान दीजिए बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनर और कोफैक्टर के थ्रू हम लोग क्या करेंगे अभी आगे पढ़ेंगे कि एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, फिर उसके आगे हम लोग देखेंगे कि इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो ध्यान दें बच्चों माइनर और कोफैक्टर जो है कि वो हमारे पास क्या है छोटे छोटे लिंक हैं जो कि आगे जाके बड़े क्वेश्चन में ये काफी मदद करेंगे। क्लियर है ना। तो आपको माइनर और कोफैक्टर अच्छे से आना चाहिए। क्लियर है ना। आइए समझते हैं कि कैसे फाइंड करते हैं माइनर और कोफैक्टर। क्लियर है ना। जरा ध्यान देंगे बच्चों, आप जरा ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन क्लियर है ना। इनके सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों, जरा ध्यान देंगे सोल्यूशन क्या होता है। तो हम लोग पहले क्या कर लेंगे कि इस दिए गए मैट्रिक्स का हम लोग कोफैक्टर माइनर निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों माइनर। आइए जरा ध्यान देते हैं M11 कैलकुलेट करते हैं बच्चों, फिर M12 कैलकुलेट करते हैं, M13 कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है ना। इस तरीके से पहले कैलकुलेट कर लेते हैं हम सारे को माइनर को, फिर कोफैक्टर को डिस्कस करेंगे। जरा ध्यान देते हैं M21 M22 M23 फिर बच्चों M31 M32 और M33। क्लियर है बच्चों। हम बारी बारी से सबके बारे में डिस्कस करेंगे और आप इजीली बना पाएंगे। क्लियर है। आइए देखते हैं, हमसे बोला गया है कि इस दिए गए मैट्रिक्स में ईच एंड एवरी एलिमेंट का पहले हमको क्या निकालना है बच्चों माइनर निकालना है। यार ध्यान दें माइनर कैसे कैलकुलेट करते हैं। M11 का मतलब फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का हमको माइनर चाहिए। क्लियर है बच्चों। तो इस वाले एलिमेंट का हमको माइनर चाहिए तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला रो और ये वाला कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे तो बचा हुआ एलिमेंट क्या है बच्चों, बचा हुआ एलिमेंट हमारे पास क्या बचेगा जरा ध्यान दें तो -4 3 1 और फिर से क्या बच्चों मिलेगा 4 मिलेगा। क्लियर है ना। बाकी इनको सॉल्व कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी वो फर्स्ट एलिमेंट का माइनर को रिप्रेजेंट करेगा। इसको देख चुके हैं हम लोग। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो -16 हो जाएगा बच्चों और ये माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करा तो -19 हो जाएगा बच्चों। क्लियर है ना -19। सिमिलरली आगे बढ़ जाते हैं तो आगे की प्रोसीजर को आप इसी तरीके से फॉलो करेंगे। हम डाइट करते हैं, आप भी कर लेंगे।
एक दो क्वेश्चन आप इस तरीके से बना लेंगे। तो अब की बार क्या करना है कि फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट हमको माइनर निकालना है बच्चों। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला रो और ये वाला कॉलम एलिमिनेट कर दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराइए तो कितना आ जाएगा 4 3 जा 12 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 6, यानी कहने का मतलब ये जाएगा 12 माइनस कितना बच्चों 6। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 3 जा 12 और 3 2 जा कितना 6। सॉल्व किया तो बच्चों कितना आएगा आंसर 6 आ जाएगा। क्लियर है ना, बहुत आसान है बच्चों, एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली सीख लेंगे इसको। जरा ध्यान दे, फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट की बात कर रहा है, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट यही है। इनके करस्पॉन्डिंग अगर हमको इसका इस वाले एलिमेंट का अगर माइनर चाहिए तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम एलिमेंट किया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो ये हो जाएगा बच्चों 3, और ये माइनस होता है बीच में और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, तो +8 हो जाएगा बच्चों। क्लियर है ना, अगर डाउट हो रहा है तो इनको ऐसे भी आप लिख सकते हैं क्या कि -8। क्लियर है ना, देखिए फिर से मैं समझा देता हूं बच्चों, क्या करना है कि इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता है, इनके करस्पॉन्डिंग ये वाला रो और ये वाला कॉलम एलिमिनेट, तो 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा -8, तो 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सॉल्व करा तो कितना हो जाएगा बच्चों 3 और 8, 3 8 कितना हो गया बच्चों 11। क्लियर है ना, ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव और नेगेटिव मिलके पॉजिटिव, तो 3 और 8 कितना हो जाएगा बच्चों 11 हो जाएगा। सिमिलरली आगे बढ़ जाते हैं, सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला रो ये वाला कॉलम और ये वाला रो एलिमिनेट, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और ये हो जाएगा 3 1 जा 3, तो 16 - 3। क्लियर है ना, कैलकुलेट करा तो कितना आ जाएगा बच्चों 13। क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं। अब की बार क्या करना है, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, तो सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट ये है, इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला रो और ये वाला कॉलम एलिमेंट किया तो ये कितना आ जाएगा 4 2 जा कितना 8 और 3 और 2 जा कितना 6, तो 8 माइनस कितना बच्चों 6, कैलकुलेट करा तो कितना हो गया 2। क्लियर है ना, फिर इनके करस्पॉन्डिंग इस वाले एलिमेंट का अगर हमको क्या निकालना है कोफैक्टर माइनर निकालना है, तो इनके करस्पॉन्डिंग ये वाला कॉलम और ये वाला रो एलिमिनेट कर दिया तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 4 2 जा कितना 8, तो 2 -8 हो जाएगा, तो कितना मिला बच्चों -6। क्लियर है ना, इसमें साइन नहीं देखते हम लोग, कोफैक्टर में इसका साइन देखते हैं। क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं कि थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट का, तो इनके करस्पॉन्डिंग ये वाला कॉलम और ये वाला रो एलिमिनेट कर दिया तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 12, बीच में सिंबल है माइनस का और ये होता है कितना 4 3 जा कितना 12, लेकिन माइनस हो जाएगा। क्लियर है ना, क्लियर, सॉल्व करिए तो 12 और फिर से 12 कितना आ जाएगा 24 हो जाएगा। क्लियर है ना, आगे देखते हैं कि थर्ड रो के सेकंड एलिमेंट के इनके करस्पॉन्डिंग ये कॉलम और ये वाला रो एलिमिनेट करने पे ये देखिए बच्चों कितना हो जाएगा, तो ये जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा और 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो 6 - 9 सॉल्व करने पे कितना बच्चों -3। क्लियर है ना, -3। सिमिलरली आगे चेक कर लेते हैं इस तरीके से कि थर्ड रो के थर्ड एलिमेंट का बात करते हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग ये वाला कॉलम और ये वाला रो एलिमिनेट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए तो कितना हो जाएगा -8। क्लियर है ना, -8 माइनस कितना 12। क्लियर है ना, -8 फिर से -12 सॉल्व करा। क्लियर है ना, इनको सॉल्व करते हैं तो -20 आ जाएगा। क्लियर है ना, तो ये हमको क्या निकल गया बच्चों कि इस दिए गए मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट का क्या निकल गया बच्चों, माइनर निकल गया। क्लियर है ना, क्या निकल गया, माइनर। अब जरा ध्यान देते हैं कि इसी दिए गए मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट का हम लोग सगुणनखंड यानी कोफैक्टर कैलकुलेट करते हैं। जरा ध्यान देते हैं C11 C12। क्लियर है बच्चों, ध्यान देंगे C13 C21 C22 C23। क्लियर है, C23 C31 C32 और लास्ट में बच्चों C33। क्लियर है ना, अब जरा ध्यान देते हैं इसकी कोफैक्टर की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। जरा ध्यान दें, हमने फार्मूला क्या पढ़ा है, तो -1 के पावर बच्चों क्या पढ़ा है 1 + 1 हो जाएगा और यहाँ M11 होगा। क्लियर है ना, इस तरीके से क्या होगा -1 के पावर 1 + 2 होगा M12 होगा। क्लियर है ना, -1 के पावर कितना बच्चों 1 + 3 होगा M13 होगा। -1 के पावर कितना हो जाएगा 2 + 1 M21 हो जाएगा। -1 के पावर क्या होगा बच्चों, फार्मूला जो कोफैक्टर का था वही कि -1 के पावर I + j × Mij। क्लियर है ना, तो सिमिलरली यहां से कितना आ जाएगा -1 के पावर 2 + 2 और फिर इंटू में कितना बच्चों M22, -1 के पावर 2 + 3 और फिर इंटू में कितना M23। क्लियर है ना, इस तरीके से -1 के पावर 3 + 1 × M31, इस तरीके से -1 के पावर क्या हो जाएगा बच्चों 3 + 2। क्लियर है ना, और M32
और -1 की पावर कितना बच्चों 3 + 3 और ये हो जाएगा M33। क्लियर है बच्चों, इनका ध्यान रखेंगे। अब आइए समझते हैं, हमारे पास M11 का डाटा है, M12 का डाटा है, M13 का, M21, M22, M23 और M31, M32, M33 का डाटा अवेलेबल है। क्लियर है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, बस इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे और इसकी डाटा को यहाँ से चिपका देंगे। क्लियर है ना। चिपकाने का मतलब वहीं पे इसको वैल्यू रख देंगे, अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ना। अब जरा ध्यान देते हैं बच्चों, कितना हो जाएगा, तो -1 के पावर 2 तो इवन हो गया। इवन का मतलब हमने बता रखा था कि अगर -1 के पावर 2 का मतलब कितना, -1 के पावर बच्चों अगर इवन हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी होती थी +1, और -1 के पावर अगर हमारे पास ऑड हो गया, क्लियर है बच्चों, तो इसकी वैल्यू कितनी होती थी -1 होती थी। तो -1 के पावर हमारे पास इवन है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो गई। पॉजिटिव हो गई तो ये पॉजिटिव लिखे या ना लिखे, और M11 की वैल्यू कितनी है बच्चों -19, तो यहाँ इसका आंसर कितना हो जाएगा -19। यानी कहने का मतलब ये है कि इस दिए गए मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। जरा देखते हैं सेकंड एलिमेंट के लिए, यानी कहने का मतलब फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट का अगर कोफैक्टर निकालना है तो क्या -1 की पावर कितना बच्चों 3, इवन है कि ऑड है, तो इसका मतलब ऑड है, इसका मतलब नेगेटिव आएगा। और M12 की वैल्यू देख लेते हैं, M12 की वैल्यू कितना है बच्चों 6। क्लियर है ना। इसमें बच्चों ध्यान देने की जरूरत बस इतना सा है कि ये -1 के पावर i + j और आपको माइनर निकालना आता है। क्लियर है ना। आइए देखते हैं सेकंड कितना, सॉरी नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट देखिए क्या होगा बच्चों, तो -1 के पावर कितना, ये इवन की ऑड, तो इवन हो गया और इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों M13 की वैल्यू 11, तो ये कितना हो गया 11 हो गया। क्लियर है ना। सिमिलरली इस तरीके से देखिए -1 के पावर ऑड है तो माइनस तो आएगा, और फिर उसके बाद M21 की वैल्यू 13 है, तो ये कितना हो जाएगा -13 हो जाएगा। क्लियर है ना। सिमिलरली देखिए ये इवन आ गया, क्लियर है ना, इवन आ गया, और M22 की वैल्यू कितनी है 2, तो ये भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे देखते हैं -1 के पावर ऑड हो गया, तो ऑड हो गया बच्चों नेगेटिव आएगा, और M23 की वैल्यू कितनी है -6, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी +6 आ जाएगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट देखते हैं -1 के पावर ये क्या है, इवन है कि ऑड, तो इवन है बच्चों तो ये पॉजिटिव होगा, और M31 की वैल्यू कितनी है 24, तो ये हो जाएगा कितना 24। क्लियर है ना। नेक्स्ट देखते हैं आगे, जरा ध्यान दीजिएगा M32 की वैल्यू कितनी होगी, तो M32 की वैल्यू माइनस कितना है, M32 की वैल्यू हमारे पास -3 है, और -1 के पावर क्या है इवन की ऑड, तो ऑड है तो माइनस आएगा, तो नेगेटिव और ये -3, तो क्या मिल जाएगा बच्चों पॉजिटिव, यानी +3। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, -1 के पावर 3 + 3 यानी इवन हो गया, और M33 की वैल्यू कितनी है बच्चों -20, तो ये हो गया हमारे पास -20। क्लियर है ना। तो ये क्या कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने, तो ये इस दिए गए मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट का हमने कोफैक्टर इधर फाइंड कर लिया बच्चों, और इधर क्या फाइंड किया था माइनर। क्लियर है ना। तो अगर आपको माइनर कैलकुलेट करने आ गया तो कोफैक्टर को इजिली आप बना पाएंगे, बस केवल इसका सिंबल देखना है कि किस एलिमेंट की बात करते हैं। जैसे M22 की बात करते हैं तो -1 के पावर 2 + 2 यानी -1 के पावर 4, यानी क्या है बच्चों इवन है कि ऑड, तो हमारे पास इवन है तो पॉजिटिव वैल्यू, यानी वही पॉजिटिव वैल्यू लिख देंगे क्या कोफैक्टर की, सॉरी माइनर की। क्लियर है ना। तो इसमें कोई साइन का चेंजमेंट नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे -1 के पावर इवन मिल गया, अगर यही ऑड मिलता तो हमारे पास नेगेटिव लग जाता, यहाँ पे अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव नेगेटिव मिल के पॉजिटिव हो जाता। बस इसी प्रोसीजर को फॉलो करना है बच्चों, बहुत ही आसान है। क्लियर है ना। आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। क्लियर है ना। तो ये 3x3 ऑर्डर के किसी भी मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट का इधर हो गया माइनर, और ये क्या हो गया बच्चों कोफैक्टर। क्लियर है ना। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आइए बच्चों कुछ थ्योरम पढ़ लेते हैं। थ्योरम का मतलब प्रमेय। जरा ध्यान देंगे कि थ्योरम क्या है, जरा ध्यान दें। कहा जा रहा है कि यदि A एक वर्गाव्य है, क्लियर है ना, तो A के किसी पंक्ति अथवा स्तंभ, क्लियर है, के अवयव उनके संगत गुणनखंडों के गुणनफलों का योगफल A के सारणिक के मान के बराबर होता है। क्लियर है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर हमारे पास कोई मान लेते हैं मैट्रिक्स है, क्लियर है, मान लेते हैं जिसका आर्डर 3x3 है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अब क्या हो रहा है कि ये थ्योरम हमसे ये कह रहा है कि किसी भी मैट्रिक्स के किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट को पकड़ लीजिए, क्लियर है ना, उसके करस्पॉन्डिंग उसके ईच एंड एवरी एलिमेंट के कोफैक्टर को फाइंड कर लीजिए। क्लियर है ना। कोफैक्टर और एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर दीजिए फर्स्ट रो के ईच एंड एवरी एलिमेंट को, और सम कर दीजिए, तो जो डाटा आएगा वो डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। क्लियर है ना। उस दिए गए मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के क्या होगा इक्वल होगा।
इसको दूसरे लैंग्वेज में लिखा गया है, जरा ध्यान दे, मैथमेटिकल टर्म्स में, कि यदि ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, कितने आर्डर का बच्चों, तो एन क्रम का, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर है? तो कहा जा रहा है कि अगर हम जे इज रनिंग फ्रॉम, ये समेशन लिखा है, समेशन जे इज रनिंग फ्रॉम 1 to n और ए आई जे इंटू सी आई जे, यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन आर्डर का, तो उस सिचुएशन में अगर इस तरीके का अगर हम लोग, वही कहा जाए कि ये एलिमेंट हो गया और इसके करस्पॉन्डिंग ये इसका क्या हो गया बच्चों, कोफैक्टर हो गया। क्लियर है ना? यानी कहने का मतलब सहगुणनखंड हो गया। तो उनको ऐड कर दें, तो उनको सॉल्व करने पे मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए, तो जो डाटा आएगा वो डिटरमिनेंट के क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है ना? डिटरमिनेंट की क्या होगा, इक्वल होगा। आइए इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू पहले समझते हैं, फिर उसके बाद हम इसका प्रूफ देखेंगे। क्लियर है ना? आइए समझते हैं, जरा ध्यान देंगे आप, कि मान लीजिए हमारे पास बच्चों ये कोई मैट्रिक्स हो गया। क्लियर है ना? ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जो इसमें एलिमेंट A11 हो गया, A12 हो गया, A13, फिर A21, A22, A23, अगेन A31, A33, A32 और A33। क्लियर? ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है बच्चों। क्लियर है ना? अब इस थ्योरम का मतलब हम समझा रहे जा रहे हैं बच्चों, ज्यादा ध्यान देंगे कि मान लेते हैं हम किसी रो को पकड़ते, तो मान लीजिए फर्स्ट रो को पकड़ते हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? फर्स्ट रो, यानी R1 के बारे में बात कर रहे हैं। जरा ध्यान देंगे बच्चों, ये थ्योरम कह क्या रहा है, तो कह रहा है ये जो डिटर्मिनेंट होगा इस दिए गए मैट्रिक्स का, जो डिटर्मिनेंट होगा, मान लीजिए अगर हम फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग चले तो फर्स्ट रो का ईच एंड एवरी एलिमेंट लिख लीजिए, तो क्या क्या है बच्चों, A11 है, फिर क्या है A12 है, फिर क्या है A13 है। क्लियर है ना? कहा जा रहा है कि किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के अवयव तथा उनके संगत यानी इन्हीं के करस्पॉन्डिंग इस वाले एलिमेंट और इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालिए। तो इसके कोफैक्टर क्या होंगे बच्चों, C11 होंगे, C12 होगा और C12 होगा और C13 होगा। क्लियर है ना? करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के गुणनफलों, तो इनका गुणन कर दिया जाए बच्चों, इनके गुणनफलों का योगफल आव्यूह ए के, यानी इनका योगफल जो होगा बच्चों आव्यूह ए के सारणिक के क्या होता है, मान के बराबर होगा। बस बात यही कही गई है। तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के करस्पॉन्डिंग ये डाटा देख सकते हैं। क्लियर है ना? कहने का मतलब ये है किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट को पकड़िए, उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को पकड़िए, कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद आप ऐड कर दीजिए, तो जो डाटा आएगा वो डिटरमिनेंट के क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है ना? आइए समझते हैं इसका प्रूफ क्या होगा। आइए बच्चों थ्योरम के प्रूफ को देख लेते हैं। जरा ध्यान दीजिए कि मान लेते हैं हम लोग हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स जिसका आर्डर 3x3 है। क्लियर है ना? अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस वाले दिए गए मैट्रिक्स का अगर हम लोग डिटरमिनेंट निकाले तो बच्चों इस दिए गए मैट्रिक्स को के एलिमेंट को हम लोग डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख देंगे, पूरा का पूरा एलिमेंट हम लोग डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखिए। जरा ध्यान दीजिएगा, इस दिए गए डिटरमिनेंट को अगर R1 के सापेक्ष अगर इसको विस्तार कर दिया जाए, यानी R1 के फॉर्म में इसको एक्सपेंड कर दिया जाए, तो जो एक्सपेंशन होगा कुछ इस तरीके से दिखेगा बच्चों। क्लियर है ना? और हमको ये दिखाना है थ्योरम के अकॉर्डिंग कि ये दिखाना है कि किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी रो या किसी भी कॉलम को पकड़ लीजिए, उनके ईच एंड एवरी एलिमेंट को पकड़िए, उसी ईच एंड एवरी एलिमेंट के करस्पॉन्ड उनके सहगुणनखंडों को पकड़िए, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, तो वो डिटरमिनेंट के वैल्यू के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में हमने पहले क्या कर दिया, इसको R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दिया। जरा ध्यान दीजिएगा, एक्सपेंड करने के बाद हमने किया क्या कि इस वाले एलिमेंट को यहाँ शिफ्ट कर दिया और बाकी मल्टीप्लिकेशन में ये लिख दिया। सेकंड वाले एलिमेंट को जरा ध्यान दे बच्चों, सेकंड वाले एलिमेंट को हम लोग क्या लिखेंगे, तो सेकंड वाला एलिमेंट हमारा A12 है, इसको इधर कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, -1 के पावर 1 + 2, डिटरमिनेंट में जो वैल्यू है A21, A31, A23, A33। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं, प्लस फिर से ये देखिए इस वाले एलिमेंट को इधर करिए, तो A13 हो जाएगा, -1 के पावर 1 + 3 हो जाएगा बच्चों, डिटरमिनेंट में A21, A31, A22, A32। क्लियर है बच्चों? ये हमारा क्या हो गया, इस तरीके से हम लोग एलिमेंट को कुछ नहीं किए बच्चों, इनको इधर कर दिया, इनको इधर कर दिया और इनको इधर शिफ्ट कर दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। जरा ध्यान दे बच्चों, ये एलिमेंट हमारा तो एलिमेंट रहेगा ही रहेगा A11। अब जरा ध्यान दे, ये एक्चुअली क्या है बच्चों, इन पे फोकस करें, इन पे। तो अगर मान लीजिए हमको इस दिए गए मैट्रिक्स का फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का हमको क्या चाहिए, कोफैक्टर चाहिए, तो कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करते थे बच्चों, -1 के पावर 1 + 1 करेंगे, इनके करस्पॉन्डिंग ये वाला कॉलम और ये वाला रो एलिमिनेट कर देंगे, तो यही वाले एलिमेंट बचेंगे जिनको हम लोग क्या लिखे, डिटरमिनेंट। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि ये हमारा C11 है। क्लियर है ना? क्या है, C11 प्लस, जरा ध्यान दें, इनको इन पे फोकस करते हैं, तो ये A12 है और ये जरा ध्यान दें बच्चों, ये है क्या, तो सेकेंड रो फर्स्ट रो के
सेकेंड एलिमेंट का क्या है, ये कोफैक्टर, यानी कहने का मतलब C12 इसको लिख सकते हैं बच्चों। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, प्लस है तो प्लस, ये कितना है A13, और जरा ध्यान दे ये क्या है, इधर वाला पार्ट बच्चों क्या है, तो ये वाला पार्ट क्या है कि फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट का कोफैक्टर यानी C13 है। क्लियर है ना। देखिए यही बात कहा गया, ये जो डाटा है वो डिटरमिनेंट के क्या आ गया, इक्वल आ गया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस दिए गए मैट्रिक्स के भी रो को अगर हम लोग पकड़े हैं तो उससे किसी भी रो या किसी भी कॉलम को पकड़े और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाल के मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए तो वो डिटरमिनेंट के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे हमने R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करके दिखाया है आपको, आप R2 के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, R3 के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, और एक्सपेंड करने के बाद वहां पे वही बच्चों बात मैंने कहा कि अगर मान लीजिए हम R3 के रिस्पेक्ट में करें तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाल दीजिए, इन्हीं के एलिमेंट में मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, तो जो डाटा आएगा वो किसके बराबर होगा, डिटरमिनेंट ऑफ A के इक्वल होगा। आप चाहे कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। क्लियर है ना। आइए हम लोग नेक्स्ट थ्योरम, आइए बच्चों हम लोग नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या है हम लोग का, जरा ध्यान देंगे। कहा जा रहा है कि यदि A एक वर्ग आव्यूह है, क्लियर है ना, तो A की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों तथा किसी दूसरी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों के सगुणनखंडों के गुणनफलों का योग शून्य होता है बच्चों। क्लियर है ना। कहने का मतलब यह है कि किसी भी मैट्रिक्स को पकड़ लीजिए, उसके करस्पॉन्डिंग किसी भी रो को पकड़िए, किसी भी कॉलम को पकड़िए, चाहे रो या किसी भी कॉलम को, तो अब जरा ध्यान देंगे, एलिमेंट को तो पकड़ लिया और उन्हीं के संगत किसी भी रो या किसी भी कॉलम को पकड़ लीजिए। क्लियर ना। उस वाले रो जिसके हम लोग रो या एलिमेंट को पकड़ रहे हैं बच्चों, उनको ना पकड़ के किसी दूसरे रो या किसी दूसरे कॉलम के एलिमेंट का अगर हम कोफैक्टर निकालें और शुरू में जिस वाले हम लोग रो को पकड़े या रो को कॉलम को पकड़े हैं उस वाले एलिमेंट से करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, तो उस सिचुएशन में आप देखेंगे डाटा हम लोग को क्या मिलेगा, 0 मिल जाएंगे। क्लियर है ना। आइए जरा देखते हैं कि इसको मैथमेटिकल टर्म में कैसे दिखाते हैं। जरा ध्यान दें, इसी थ्योरम को कहा जा रहा है कि यदि A हमारे पास n ऑर्डर का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस सिचुएशन में ये समेशन j रनिंग फ्रॉम 1 to n aij इंटू सी के जे है बच्चों। क्लियर है ना। k और j है इज इक्वल टू, इसका डाटा क्या होगा, 0 होगा। और इस दूसरा तथा ये भी कर सकते हैं कि अगर i रन कर रहा है कहाँ तक, समेशन i रनिंग फ्रॉम 1 to n aij इंटू के आई जे अगर है तो इसका डाटा क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। इस चीज को समझने के लिए आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, फिर इसका प्रूफ देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। आइए देखते हैं एग्जांपल। क्लियर है ना। अब मान लेते हैं हमारे पास A कोई मैट्रिक्स है। क्लियर है ना। जरा ध्यान दीजिए बच्चों, A हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स है, मान लेते हैं 2 4 6 और क्या है बच्चों, 8 है। क्लियर है ना। अब जरा ध्यान दीजिए, कहा गया है कि किसी भी इसके करस्पॉन्डिंग किसी भी रो या किसी भी कॉलम को आप पकड़ लो, तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम को पकड़ लीजिए। तो मान लेते हैं हम C1 को आपकी बार पकड़ रहे हैं। क्लियर है ना। C1 के एलिमेंट को पकड़ रहे हैं, तो C1 के एलिमेंट हैं क्या बच्चों, जरा ध्यान दें। C1 के एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे सर 2 है और कितना है, 6 है। क्लियर है ना। 2 है और क्या है बच्चों, 6 है। अब जरा ध्यान दें, 2 और 6 तो आपने कह दिया, चलो 2 और 6 को पकड़ लिया। अब क्या करना है कि ये जो हमारा कॉलम हो गया 2 6, इनको छोड़ करके, यानी फर्स्ट कॉलम को छोड़ करके आप किसी भी कॉलम या किसी भी रो के एलिमेंट का कोफैक्टर निकालिए। तो मान लेते हैं हमने सेकंड एलिमेंट यानी सेकंड कॉलम के ईच एंड एवरी एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकाल। जरा ध्यान दीजिए, हम C12 कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों और C12 कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों और C22 कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों, C12 कैलकुलेट कर रहे हैं और C22 कैलकुलेट कर रहे हैं। जरा ध्यान दे, तो इसके करस्पॉन्डिंग -1 की पावर 1 + 2 हो जाएगा बच्चों। और जरा ध्यान दे, इनके करस्पॉन्डिंग ये वाला, इस वाले एलिमेंट की बात कर रहे हैं, इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला कॉलम और ये वाला रो एलिमेंट हो जाएगा, तो बच्चों मिलेगा 6 और -1 की पावर 8 है, इसका मतलब मिलेगा -6। क्लियर है बच्चों। अब जरा ध्यान दें, इनके करस्पॉन्डिंग देखिए -1 की पावर 2 + 2, और हमको क्या करना है, इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला क्या कॉलम और ये वाला रो एलिमिनेट किया, तो बचा कितना बच्चों, 2। सॉल्व करते हैं, -1 की पावर क्या है बच्चों, इवन है कि ऑड, इवन है कि ऑड, तो आपको सर इवन है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। क्लियर है ना। अब जरा ध्यान दें, हमने क्या किया, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को पकड़ा, 2 और 6 पकड़ा, इन्हीं के करस्पॉन्डिंग किसी दूसरे
कॉलम या किसी दूसरे रो के एलिमेंट का हमने कोफैक्टर निकाल दिया। तो सेकंड, ये एक्चुअली हमने क्या कर दिया, ये सेकंड कॉलम है, क्लियर है ना। C2 के एलिमेंट को पकड़ा, उनका कोफैक्टर निकाल दिया बच्चों, क्लियर है ना। कोफैक्टर निकाला, अब क्या करना है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई करना है, यानी जो भी एलिमेंट हमारा पहला एलिमेंट 2 था तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मल्टीप्लाई करेंगे किससे बच्चों, -6 से, क्लियर है ना। अब बीच में सिंबल लगेंगे प्लस, क्योंकि समेशन था। और जरा ध्यान दे, फिर इसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है 6, और इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने हैं, क्या निकला है 2, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे किससे बच्चों 2। और कहा जा रहा है कि अगर ऐसा करते हैं आप तो इसका डाटा 0 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा बच्चों, 0 के। तो आप देख सकते हैं, जरा ध्यान दे कि अगर इनको हम सॉल्व करें तो क्या मिलेगा बच्चों, इनको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो गया -12, ये हो गया +12, आंसर बोलो बच्चों 0। देखिए यही बात कहा गया है कि 0 होता है, क्लियर है ना। यानी ओवरऑल कहने का मतलब ये है बच्चों, किसी भी मैट्रिक्स को पकड़िए, उनमें किसी भी रो या किसी भी कॉलम को पकड़ लीजिए, उसके करस्पॉन्डिंग किसी भी रो या किसी भी कॉलम के ईच एंड एवरी एलिमेंट का क्या कर दीजिए, कोफैक्टर निकालिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो उस सिचुएशन में डाटा कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा। आइए बच्चों थ्योरम का प्रूफ देखते हैं, जरा ध्यान देंगे। मान लेते हैं कि माना हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स है, क्लियर है बच्चों, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसका आर्डर बच्चों 3x3 है, क्लियर है ना। अब जरा ध्यान दीजिए, हमको ये प्रूफ करके दिखाना है कि इसके किसी भी रो को पकड़े या किसी भी कॉलम को पकड़ ले, और उसके करस्पॉन्डिंग किन्हीं और रो या किन्हीं और कॉलम को पकड़ ले, उनका कोफैक्टर निकालें और ईच एंड एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए, उसका डाटा क्या होगा, 0 होगा। आइए जरा ध्यान देते हैं, हम लोग क्या करते हैं पहले बच्चों, जरा ध्यान दे, इस R1 के ईच एंड एवरी एलिमेंट को पहले पकड़ते हैं। तो R1 का ईच एंड एवरी एलिमेंट क्या है बच्चों, जरा ध्यान दें। तो आप कहेंगे सर A11 है, अगला कितना है A12 है, अगला कितना है A13 है, क्लियर है बच्चों। तो हमने क्या किया कि R1 के ईच एंड एवरी एलिमेंट को पकड़ लिया, क्लियर है ना। इसके करस्पॉन्डिंग किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट को पकड़िए, तो इसके करस्पॉन्डिंग किसी भी, यानी R1 को छोड़ दीजिए, बाकी इसके करस्पॉन्डिंग किसी भी रो या किसी भी कॉलम को पकड़ लीजिए। चलिए हम अब की बार क्या करते हैं कि R2 को पकड़ लेते हैं, क्लियर है। तो R2 ये है, इसके एलिमेंट ये सारे हैं। और जरा ध्यान दीजिए, R2 के ईच एंड एवरी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं, यानी कहने का मतलब क्या है कि C21 कैलकुलेट करना है, C22 कैलकुलेट करना है बच्चों, और C23 कैलकुलेट करना है, C23 कैलकुलेट करना है। जरा आइए कैलकुलेट करते हैं कोफैक्टर इसके, जरा ध्यान देंगे। तो क्या करेंगे, -1 के पावर कितना लिखेंगे बच्चों, 2 + 1, -1 के पावर 2 + 1, और इनके करस्पॉन्डिंग ये वाला रो और ये वाला कॉलम एलिमिनेट करना है, ये वाला कॉलम, क्लियर है ना, ये वाला कॉलम और ये वाला रो एलिमिनेट किया, तो बच्चों कितना मिला, जरा ध्यान दे, A12 A13, क्लियर है ना। और यहां से क्या मिला बच्चों, A31 और A33, क्लियर है ना, A31 और A33, क्लियर है। ये हमारे पास डाटा मिल गया। अब जरा ध्यान देते हैं, सेकंड कैलकुलेट करते हैं तो -1 के पावर 2 + 2 हो जाएगा, फिर इस तरीके से। अब जरा ध्यान दें, इनके करस्पॉन्डिंग ये वाला कॉलम और ये वाला रो एलिमिनेट हो जाएगा, तो बच्चों बचेगा कितना, A11 A31 और फिर से कितना A13 और A33 बचेगा, क्लियर है बच्चों। ये एलिमेंट हमारे पास बचेंगे। फिर से देखिए, इनके करस्पॉन्डिंग ये ये वाला कॉलम और ये वाला रो, तो ये सारे एलिमेंट बचेंगे, क्लियर है ना। नेक्स्ट देखते हैं, -1 के पावर 2 + 3, डिटरमिनेंट में डाटा लिखते हैं बच्चों। डिटरमिनेंट में जरा ध्यान दें, इनके करस्पॉन्डिंग ये वाला रो और ये कॉलम एलिमिनेट हो गया, तो बच्चों कितना मिलेगा, A11 A31, क्लियर है ना। और फिर अगला कितना हो जाएगा बच्चों, A12 A31, क्लियर है बच्चों, A31, और यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए फिर से देखिए बच्चों, इनके करस्पॉन्डिंग ये वाला हमारा रो और ये कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, A32, क्लियर। इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे डाटा, क्लियर है ना। आइए जरा देखते हैं, जरा ध्यान दें, इनको अगर सिंप्लीफाई करें तो -1 के पावर 8 है, तो नेगेटिव तो आएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा नेगेटिव टाइम्स इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो कितना मिलेगा, A12 A33 - A31 इंटू A13, क्लियर है बच्चों। ध्यान देंगे, आगे बढ़ते हैं। इनको जरा देखिए, -1 के पावर इवन है कि ऑड है, तो ऑड है, सर इवन है तो पॉजिटिव देगा, बाकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, तो A11 इंटू A33 - A31 इंटू A13, क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, इनको जरा देखिए, -1 के पावर इवन है कि ऑड, तो ऑड है, तो नेगेटिव मिलेगा, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो A11 A32 और फिर से क्या -A12 इंटू A31,
क्लियर है ना। तो ये हमने क्या किया कि R1 के ईच एंड एवरी एलिमेंट का हम लोग क्या निकालनी है, को फैक्टर निकालनी है। क्लियर है बच्चों। अब जरा ध्यान दीजिए, इसके अकॉर्डिंग क्या था कि किसी भी रो को पकड़िए, उसके करस्पॉन्डिंग किसी दूसरे रो या किसी दूसरे कॉलम के ईच एंड एवरी एलिमेंट का को फैक्टर निकाल के मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहे तो बच्चों कर सकते हैं कि ये नेगेटिव एंटर करेगा तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो मिलने वाला क्या है, तो -a11 a13 सॉरी a11 a33 और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों। और फिर से यहाँ क्या मिलेगा, a31 और a13। क्लियर है, a31 और a13। तो ये हो गया फर्स्ट R1 का फर्स्ट एलिमेंट और R2 के एलिमेंट का कोफैक्टर निकालनी है। क्लियर है ना। अब जरा ध्यान देते हैं, फिर क्या हमने लगाया, प्लस R1 का सेकेंड एलिमेंट a12 और इसके करस्पॉन्डिंग R2 के कोफैक्टर को हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मल्टीप्लिकेशन बच्चों इसमें करें तो कितना आ जाएगा, a11 a33 माइनस a31 इंटू a13। क्लियर है ना। आगे बढ़ जाइए, जरा ध्यान देते हैं, तो प्लस सेकेंड एलिमेंट क्या है, थर्ड एलिमेंट कितना है, a13, इनके करस्पॉन्डिंग सेकेंड रो के इस वाले एलिमेंट का को फैक्टर बच्चों हमने निकाल चुकी, कितना है, तो नेगेटिव एंटर करके ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो कितना मिलेगा, -a11 a32। क्लियर है ना। और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव फिर से कितना हो गया, a12 और इनटू में कितना, a31। क्लियर है बच्चों। अब जरा ध्यान दीजिए कि अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें, इस जो बाहर है सबका मल्टीप्लिकेशन कर दें हम अंदर, मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो आप देखेंगे इनको सॉल्व करने पे डाटा कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा डाटा, 0 आएगा। यानी कहने का मतलब यही था कि किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी रो या किसी भी कॉलम को पकड़िए, उसके करस्पॉन्डिंग किसी दूसरे रो या किसी दूसरे कॉलम को पकड़ लेते हैं और उस दूसरे रो या दूसरे कॉलम के ईच एंड एवरी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालिए, पहले वाले रो या पहले वाले कॉलम के ईच एंड एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करके ऐड जब कर देंगे तो उस सिचुएशन में आप देखेंगे कि डाटा हमारा क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये हमारा रहा सेकेंड थ्योरम का प्रूफ। क्लियर है बच्चों। हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या क्या है, तो वर्ग आव्यूह का सहगुणनखंडज यानी एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। जरा ध्यान दे बच्चों, कंफ्यूजन हो जाता है सहगुणनखंडज और सहगुणनखंड में। तो सहगुणनखंड हम लोग आप इससे पहले आपको पढ़ा चुका है, सहगुणनखंड का मतलब होता है बच्चों कोफैक्टर। क्लियर है ना। और सहगुणनखंडज का मतलब होता है क्या बच्चों, एडजॉइंट। क्लियर है ना। इसका ध्यान रखेंगे, दोनों में डिफरेंस है। इंग्लिश वर्ड मीनिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोफैक्टर एडजॉइंट, लेकिन ध्यान दे हिंदी में बस थोड़ा सा अंतर है, सहगुणनखंडज और सहगुणनखंड। क्लियर है ना। तो सहगुणनखंडज का मतलब क्या होता है बच्चों, एडजॉइंट। आइए समझते हैं एडजॉइंट होता क्या है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का। जरा ध्यान दे, कहा गया है किसी वर्ग आव्यूह ए के अवयव के संगत गुणनखंड से निर्मित आव्यूह का परिवर्त आव्यूह ए का सहगुणनखंडज कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों, कोई हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालिए आप। कोफैक्टर निकालने के बाद आप क्या करेंगे, उसको उस मैट्रिक्स के प्लेस पे उसको स्टेबल कर देंगे, फिर उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। जब ट्रांसपोज लेने के बाद आप देखेंगे कि जो ट्रांसपोज आएगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो उस दिए गए मैट्रिक्स ए के एडजॉइंट को, यानी कहने का मतलब सहखंडज को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है ना। इसे एडीजे यानी इसको बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए से निरूपित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है बच्चों। अब जरा ध्यान दे, इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है कि यदि ए हमारे पास एक वर्ग आव्यूह है तो, क्लियर है ना, एक वर्ग आव्यूह है तो एडीजे जो होता है यानी एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये देखिए कोई मैट्रिक्स है लेकिन इसमें सीआईजे का मतलब क्या है, उस दिए गए मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट सहगुणनखंड यानी कोफैक्टर निकाल लेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर आ जाएगा। देखिए लिखा है जहां सीआईजे आव्यूह ए के अवयव एआईजे का क्या है बच्चों, सहगुणनखंड है। क्लियर है ना, सहगुणनखंड है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये सीआईजे जो है वो ईच एंड एवरी एलिमेंट का क्या है, यानी जो हमारा जनरल फॉर्म में बात करें तो एआईजे का क्या है, कोफैक्टर है। लेकिन यहाँ पे सीआईजे का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोफैक्टर का क्या बना है, मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या बना है, सीआईजे कोफैक्टर का क्या बना है बच्चों, मैट्रिक्स, और उसका ट्रांसपोज ले लिया गया है। क्लियर है ना। आइए जरा समझते हैं, मान लेते हैं हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3x3 है। क्लियर है ना। इसका ऑर्डर 3x3 है तो ए के सहगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह क्या होगा, तो जरा ध्यान दे, इसका अगर हम लोग कोफैक्टर निकाले, इसका कोफैक्टर तो C11 होगा।
C11 होगा। इसका कोफैक्टर निकाले तो C12 होगा, इसका कोफैक्टर निकाले C13 होगा। इस तरीके से हम लोग क्या बना लिए, इसका इस दिए गए मैट्रिक्स के कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स बना लिए। क्लियर है ना। अब जरा ध्यान दीजिए, तब ADJ ऑफ A क्या होगा, ADJ ऑफ A क्या होगा यानी एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा, तो इस दिए गए मैट्रिक्स यानी CIJ का ट्रांसपोज ले लेंगे हम लोग। CIJ का क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज। देखिए ADJ जो होगा वो CIJ का ट्रांसपोज, यानी कहने का मतलब कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लीजिए। क्लियर है ना। तो फर्स्ट रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लिया, फर्स्ट सेकंड रो को कॉलम में और थर्ड रो को भी कॉलम में। तो ये जो मैट्रिक्स बना, यानी कहने का मतलब ये जो मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का बना, इस दिए गए मैट्रिक्स का क्या बना ये बच्चों, एडजॉइंट बना। क्लियर है ना। इस दिए गए मैट्रिक्स का क्या बना बच्चों, एडजॉइंट बना, यानी कहने का मतलब सहखंडज है। क्लियर है ना। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। आइए बच्चों सहखंडज को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए एग्जांपल क्या है, जरा ध्यान देंगे आप कि यदि ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स इस तरीके से, तो ए के सहखंडज को निकालना है। क्लियर है, सहखंडज को ज्ञात करना है। क्लियर है ना। आइए जरा ध्यान देते हैं बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान देंगे सोल्यूशन। क्लियर है। अब जरा ध्यान दीजिए, ए के सहखंडज को ज्ञात करने के लिए पहला काम ये करना है बच्चों कि ए के ईच एंड एवरी एलिमेंट का हमको कोफैक्टर चाहिए। क्लियर है ना। तो आइए जरा ध्यान देते हैं, C11 कैलकुलेट करते हैं, C12 कैलकुलेट करते हैं, C21 कैलकुलेट करते हैं और C22 कैलकुलेट करते हैं बच्चों। क्लियर है ना। C22 कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है ना। C22 कैलकुलेट करते हैं। आइए जरा ध्यान देंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो C11 के लिए क्या करना पड़ेगा, -1 के पावर 1 + 1, -1 के पावर 1 + 2, -1 के पावर बच्चों कितना 2 + 1। क्लियर है ना। 2 + 1 -1 के पावर 2 + 2। और फिर क्या लिखते हैं बच्चों, माइनर, यानी कहने का मतलब M11 M12। क्लियर है ना। M21 और फिर से क्या बच्चों M22 कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है ना। ध्यान देते हैं आगे जरा, M11 कैसे कैलकुलेट करेंगे। M11 कैलकुलेट करने का क्या मतलब है, -1 की पावर बच्चों -1 के पावर 2, यानी कहने का मतलब इवन है। इवन इसका मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। यानी फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का हमको क्या निकालना है, माइनर निकालना है। तो इनको क्लोज करा, इनके करस्पॉन्डिंग ये वाला रो और ये वाला कॉलम एलिमेंट किया, तो बच्चों कितना बचा, 8 बचा। करस्पॉन्डिंग इनको सॉल्व करते हैं, -1 के पावर इवन की ऑड है तो माइनस लगेगा। और इनके करस्पॉन्डिंग देख लेते हैं, यानी फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट का हमको क्या निकालना है, माइनर निकालना है। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला रो और ये वाला कॉलम एलिमेंट किया तो कितना आ गया 6। सिमिलरली इस तरीके से इनको देखिए, -1 के पावर इवन है कि ऑड है, इवन है तो नेगेटिव, सॉरी ऑड है तो नेगेटिव, क्योंकि -1 के पावर 3 आएगा। और सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट का हम लोग को क्या निकालना है, माइनर निकालना। इनके करस्पॉन्डिंग ये वाला कॉलम ये वाला रो एलिमिनेट किया तो बच्चों कितना आ गया, 4 आ गया। और सिमिलरली आगे बढ़ जाते हैं, जरा ध्यान दें, सिमिलरली आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो इस सिचुएशन में अगर हम लोग को सेकेंड रो के सेकेंड एलिमेंट का अगर माइनर निकालना है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, -1 की पावर पहले देखिए क्या है, इवन की ऑड इवन है तो छोड़ देते हैं, ये पॉजिटिव होगा। और ये फिर से कितना मिल गया बच्चों, 2 मिल गया। क्लियर है ना। ये क्या हमने निकाल दिया कि इस दिए गए मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट का क्या निकाल दिया बच्चों, कोफैक्टर निकाल दिया। क्लियर है ना। ईच एंड एवरी एलिमेंट का क्या निकाल दिया, कोफैक्टर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, बोला गया था क्या कि कोफैक्टर का हम लोग क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे। तो मान लेते हैं एक नया मैट्रिक्स जिसका नाम हम लोग देते हैं B, जिसमें ये CIJ का मतलब क्या है, जरा ध्यान दे बच्चों। CIJ का मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स A के ईच एंड एवरी एलिमेंट के कोफैक्टर को अरेंज करना है। क्लियर है ना। कोफैक्टर यानी सहगुणनखंड को हमको अरेंज करना है। तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 8 होगा -6। क्लियर है ना। ये हो जाएगा -4 और फिर से ये क्या है 2। क्लियर है ना। और आपको बताया गया बच्चों ADJ ऑफ A क्या होता है, तो सबने पढ़ा है क्या कि CIJ का क्या होता है बच्चों, ट्रांसपोज होता है। क्लियर है ना। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, CIJ का क्या होता है, ट्रांसपोज, या सीधे सीधे आप ये भी कह सकते हैं क्या कि B ट्रांसपोज होता है। क्लियर है ना। और ये है क्या, तो कहेंगे CIJ का ट्रांसपोज। और इसका ट्रांसपोज लेने का मतलब क्या है बच्चों, रो को कॉलम में और कॉलम को किसमें बदलना है, रो में। तो जाएगा 8 -6 -4 और ये क्या बच्चों 2। क्लियर है ना। तो इस दिए गए मैट्रिक्स का ये हमने क्या फाइंड कर लिया, एडजॉइंट फाइंड कर लिया। क्या निकाला, एडजॉइंट। क्लियर है बच्चों। इसका ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही आसान है, इस तरीके से प्रोसीजर से फॉलो करते हैं। जरा ध्यान दे बच्चों, इस मैट्रिक्स A के एडजॉइंट को, अगर 2x2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, इसके एडजॉइंट को फाइंड करने का एक आसान सा प्रोसीजर ये भी है। क्लियर है ना। आसान सा प्रोसीजर ये भी है, जरा ध्यान दे क्या कि अगर मान लेते हैं अगर हमको एडजॉइंट ऑफ A चाहिए, क्लियर है ना, एडजॉइंट ऑफ A चाहिए, तो कुछ नया नहीं करना बच्चों, जरा ध्यान देंगे।
देखिए कुछ हुआ नहीं, इन पे फोकस करेंगे और इन पे फोकस करेंगे, यहीं से हम लोग रिजल्ट निकाल लेते हैं क्या, जरा ध्यान दें। देखिए कुछ नया नहीं हुआ है, ये 4 तो वही रहा है, 6 वही रहा है, तो लिख देंगे यहाँ पे कितना बच्चों 4 और ये 6, क्लियर है ना, 4 6। और ये देखिए जो डायगोनल के एलिमेंट है इनको एक्सचेंज कर दिए, तो यहाँ आ गया 8 और यहाँ कितना हो गया बच्चों 2, और कुछ हुआ नहीं, जो दूसरा वाला डायगोनल है उसमें बस नेगेटिव लग गया है। कहने का मतलब ये है कि मेन डायगोनल के एलिमेंट को एक्सचेंज करना है और इधर के जो डायगोनल के एलिमेंट है उनमें नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना है, क्लियर है ना। तो ये जो डाटा आएगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एडजॉइंट ऑफ ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर है ना। ये 2x2 ऑर्डर के लिए बच्चों है, तो इसको डायरेक्ट याद रखिएगा बच्चों। ये डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम में आएगा तो इस तरीके से डायरेक्टली अप्रोच लगा सकते हैं, क्लियर है, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि अगर आप कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कोई इस तरीके का एग्जाम देते हैं जो जिसमें डायरेक्ट आंसर आपसे पूछा जाए, तो उस सिचुएशन में 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट निकालना हो गया तो उसके लिए क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट को एक्सचेंज कर देंगे और ये वाला जो डायगोनल एलिमेंट है उसका केवल साइन चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, साइन चेंज कर देंगे, क्लियर है ना। आइए 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का हम लोग एडजॉइंट फाइंड करना सिखाएं। आइए बच्चों 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का हम लोग सहगुणनखंड यानी एडजॉइंट निकालना सीखते हैं। आइए जरा देखते हैं, जरा ध्यान देंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कहा जा रहा है कि यदि ए हमारे पास ये मैट्रिक्स है बच्चों, तो ए का सहगुणनखंड ज्ञात कीजिए, क्लियर है ना, सहगुणनखंड ज्ञात कीजिए, यानी एडजॉइंट हमसे पूछा गया है, क्लियर है ना। अब जरा ध्यान दे, एडजॉइंट फाइंड करने से पहले बच्चों हम लोग क्या करते हैं, दिए गए मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट का हम लोग क्या निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं, यानी सहगुणनखंड निकालते हैं, क्लियर है। जरा ध्यान दीजिए, पहले एलिमेंट C11 का अगर हमको कोफैक्टर यानी कहने का मतलब 0 का कोफैक्टर अगर बच्चों को फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो -1 के पावर i प्लस जे इंटू माइनर लिखेंगे। अब देखिए -1 के पावर इवन है कि ऑड है, तो ये बच्चों हमारा क्या है, इवन है कि ऑड। तो आप कहोगे सर इवन है इसका मतलब पॉजिटिव आएगा, माइनर कैलकुलेट करते हैं, इससे करस्पॉन्डिंग ये वाला कॉलम और ये वाला रो एलिमिनेट हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए बच्चों, तो कितना आ जाएगा 2 - 3 = -1, क्लियर है ना। तो पहले का डाटा कितना आ गया -1। सिमिलरली इस तरीके से यहाँ देखिए -1 के पावर इवन है कि ऑड है, तो सर लगेगा नेगेटिव, क्लियर है ना, ऑड है तो क्या लगेगा, नेगेटिव लगेगा। अब ध्यान देने की इनके करस्पॉन्डिंग ये वाला कॉलम और ये वाला रो एलिमिनेट हो गया, क्लियर है ना। तो ये कितना हो जाएगा, जरा ध्यान दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो ये मिलेगा 1 और माइनस कितना बच्चों 9, सॉल्व करा तो -8 और माइनस मिलके क्या हो गया बच्चों +8 आ गया, क्लियर है ना, इसका ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जरा ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्या है कि हमको अगर C13 यानी फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट का अगर हमको क्या निकालना है बच्चों, कोफैक्टर निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा -1 के पावर 4, इसका मतलब इवन है तो प्लस आएगा। और जरा ध्यान देने की जरूरत है, अगर प्लस आएगा तो इनका इस वाले एलिमेंट का अगर हम माइनर निकालना चाहें तो क्या होगा, इनके करस्पॉन्डिंग ये कॉलम ये रो एलिमिनेट हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दी तो कितना आ जाएगा 1 - 6, आंसर बच्चों कितना -5, क्लियर है ना। इसी तरीके से जब इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो जरा ध्यान देख सकते हैं क्या, इस वाले एलिमेंट के लिए अगर हमको क्या निकालना पड़ेगा, इस वाले एलिमेंट का अगर हम लोग कोफैक्टर निकाले तो उस सिचुएशन में क्या आएगा, पहले -1 के पावर 2 + 1 कितना आ जाएगा 3, इवन है कि ऑड है तो नेगेटिव आएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा। और इनके करस्पॉन्डिंग ये वाला कॉलम और ये वाला रो एलिमिनेट करेंगे तो ये जाएगा 1 - 2 -1 आएगा, -1 फिर से क्या -1 और माइनस ऑलरेडी था, तो कितना मिलेगा बच्चों +1 मिलेगा, कितना मिलेगा +1। सिमिलरली आप इसके लिए देखेंगे, इसके लिए जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो आंसर इसमें इसका डाटा कितना आएगा -6 आएगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे, जैसे इस तरीके से कैलकुलेट किया उसी तरीके से इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ आएगा -3। और इनके लिए जरा देखा जाए तो इनके लिए हो जाएगा आपका कितना, इनके लिए हो जाएगा 3। और इस वाले एलिमेंट के लिए अगर हम देखें कि इसका कोफैक्टर कितना होगा, तो इनके लिए कोफैक्टर होगा आपका -1, क्लियर है ना, इनके लिए कोफैक्टर कितना होगा -1। और इस वाले एलिमेंट के लिए अगर हम लोग कोफैक्टर देखें इस वाले एलिमेंट के लिए, तो सिमिलरली मतलब कहने का मतलब कि थर्ड रो के सेकंड एलिमेंट के लिए अगर कोफैक्टर देखें तो इनके करस्पॉन्डिंग ये वाला कॉलम और ये वाला रो एलिमिनेट हो जाएगा, तो बचा हुआ एलिमेंट ये होगा। इनको सॉल्व करिएगा तो बच्चों मिलेगा कितना आपको 2 मिलेगा, क्या मिलेगा 2 मिलेगा। और जरा ध्यान दे कि थर्ड रो के थर्ड एलिमेंट के लिए कोफैक्टर अगर फाइंड करें तो इनके करस्पॉन्डिंग ये वाला कॉलम ये वाला रो एलिमिनेट हो जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे तो बच्चों मिलेगा कितना -1, क्लियर है ना। तो हमने क्या किया कि इस दिए गए मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट का हम लोग क्या निकालिए बच्चों, कोफैक्टर निकाल लिए, क्लियर है। आइए जरा ध्यान देते हैं, कोफैक्टर निकालिए तो मान लेते हैं हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है B जिसमें एलिमेंट Cij टाइप के हैं, तो Cij का मतलब ये सारे एलिमेंट को हम लोग स्टेबल कर लेंगे। रखिए तो एलिमेंट क्या क्या है जरा ध्यान देंगे, तो पहला एलिमेंट है बच्चों -1, दूसरा कितना है
8, फिर कितना है -5, क्लियर है। इसी तरीके से 1 -6 3 और फिर से -1 2 और फिर से कितना बच्चों -1। तो ये हमारा क्या हो गया कि इस दिए गए मैट्रिक्स के कोफैक्टर से निर्मित एक क्या हो गया मैट्रिक्स हो गया, क्लियर है ना। अब जरा ध्यान देते हैं। और बच्चों अभी पढ़े हैं कि हमको क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है बच्चों, तो बी का ट्रांसपोज होता है। बी का ट्रांसपोज का मतलब सी आई जे का ट्रांसपोज कर लेंगे बच्चों। सी आई जे ये है एक्चुअली सी आई जे, इसका ट्रांसपोज करने का मतलब क्या है कि रो वाले एलिमेंट को कॉलम में और कॉलम वाले एलिमेंट को किसमें बच्चों, रो में कन्वर्ट कर लेंगे। अब ध्यान दीजिए -1 हो जाएगा, ये होगा 8 -5 और ये फिर से हो गया 1 -6 और ये 3 -1 2 और फिर से कितना बच्चों -1। तो ये जो डाटा आया वो क्या है, ये जो डाटा है बच्चों वो इस दिए गए डिटरमिनेंट का एडजॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर है ना। तो ये प्रोसीजर है किसी भी दिए गए मैट्रिक्स 2x2 या 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का हम लोग एडजॉइंट निकालने का प्रोसीजर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इनका हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालने के बाद एक मैट्रिक्स ले लेंगे जिनमें कोफैक्टर के ईच एंड एवरी एलिमेंट को स्टेबल कर देंगे। स्टेबल करने के बाद उसी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज ले लेंगे तो जो हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया था उस मैट्रिक्स का क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा, क्लियर है ना। इस वीडियो में बस इतना ही बच्चों, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।